नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। तो जो ईयरली करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज में हम फिर से हाजिर हैं और जुलाई अगस्त की रिवीजन को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे, उसे कवर करते हुए इस जुलाई अगस्त के मंथ को हम लोग फिनिश करते हैं। और ये जुलाई अगस्त कौन सा महीना होगा? 2024 जुलाई अगस्त का। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने जहां सेशन एंड किया था वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का था और इसमें संक्षिप्तियां बची हुई हैं। तो इसमें हम लोग चर्चित व्यक्तित्व देखेंगे। तो शेख हसीना जी, जैसा कि पिछले मंथ के जब करंट अफेयर में हम लोगों ने चर्चा की थी तो उस समय इनके बारे में देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर आरक्षण को लेकर के जो वहाँ पर आंतरिक विद्रोह हुआ था उसके कारण जो है शेख हसीना जी भारत आ गई। तो इसी को लेकर के ये खबर है। तो शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ उन्होंने भारत में शरण ली है। शेख हसीना का इस्तीफा बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बाद आया है, जिसमें वहां के छात्र बांग्लादेश के उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण प्रणाली के पक्ष में सुनाए गए निर्णय के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हुआ क्या था कि जब बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ पश्चिमी पाकिस्तान से 1972 में, तो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया था कि यह आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। तो उसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और ऐसे में वहाँ पर काफ़ी विरोध हुआ, जिसके कारण शेख हसीना जी वहाँ पर अपना इस्तीफा दी और भारत में शरण ली हैं। अब इनकी पार्टी जो है अवामी लीग राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ये बनी थी और इन्होंने 1996 से 2001 तक एक कार्यकाल और 2009 से 2024 तक लगातार 4 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, ये घटनाक्रम हो गया। उसके बाद चर्चित व्यक्तित्व में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी चर्चा में रहे। तो ये क्या थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता थे। ठीक है, और इनका अभी हाल ही में मतलब 2024 में कोलकाता में निधन हो गया। और वर्ष 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ये रहे थे और साम्यवाद से जुड़े होने के बावजूद उनके शासन में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था और इसीलिए चर्चा था। तो साम्यवाद क्या कहता है कि जब हम संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करें कि सभी लोगों तक पर्याप्त रूप में संसाधनों का वितरण हो समान रूप से, लेकिन यहाँ पर ये औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे थे। और औद्योगिकरण क्या है? उद्योग जो है ज़्यादातर लाभ के पक्ष में होते हैं, लाभ कमाने के पक्ष में। तो ये एक प्रकार से विरोधाभास की स्थिति दिखती है और इसीलिए चर्चा में थे कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। ठीक है, और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ज्योति बसु के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने वर्ष 2001 से 2006 में लगातार 2 कार्यकालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में पहुंचाया था और वह वर्ष 2011 तक मुख्यमंत्री रहे, जब तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चे के 34 वर्ष के शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले व्यक्तित्व के बारे में देखें। तो मोहम्मद यूनुस क्यों चर्चा में है? तो जब शेख हसीना जी वहाँ पर यानी बांग्लादेश में इस्तीफा दी और भारत में शरण ली, तो वहाँ पर किसी न किसी को तो प्रमुख बनना था। तो मोहम्मद यूनुस को क्या बनाया गया? बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व सौंपा गया और इन्हें जो है 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अब ये जो है क्या करेंगे? राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य किए और अभी भी वहाँ पर हैं। यूनुस को माइक्रो फाइनेंस और गरीबी उन्मूलन में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। तो जो SDG गोल 1 है गरीबी उन्मूलन का, उससे संबंधित जो माइक्रो फाइनेंस है ये
मुख्य रूप से इनका एक थीम है और इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी ये जाने जाते हैं। 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किए और ग्रामीण बैंक क्या कर रहा था कि वहाँ पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो छोटे कारीगर थे, छोटे उद्यमी थे या जो ग्राम स्तर पर कार्य करते थे, उन्हें क्या करता था, वित्त की सुविधाएं प्रदान करता था। एक प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित माइक्रो फाइनेंस होता है। तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। तो माइक्रो फाइनेंस 2 मई 2025 को भारत में बात करें तो 2 मई 2025 को क्या हुआ, 50 साल पूरे हुए किसके, भारत में माइक्रो फाइनेंस के। तो देखिए पहले क्या था कि ये माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट जो है 1974-75 में लाया गया मोहम्मद यूनुस के द्वारा। 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना भी किए मोहम्मद यूनुस। माइक्रो फाइनेंस के तहत जो है क्या किया जाता है, तो जो सूक्ष्म स्तर पर इन्हें ऋण प्रदान किया जाता है जो वित्तीय सेवाओं से वंचित होते हैं, खास तौर से अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों के लिए ये कार्य करता है। और इस संदर्भ में जो हमारी सरकार है, भारत सरकार की, उसमें उसके द्वारा जो है पारंपरिक रूप से माइक्रो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी सेवा के तहत। तो उसमें निर्धनत्व लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सेवा नामक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, यानी आरआरबी की स्थापना की गई थी। कब, 1974 से 1974 में स्थापना की गई थी और 1990 तक चला था। उसके बाद फिर आर्थिक सुधार हुआ, 1991 का एलपीजी का नीति लागू हुआ। उसके बाद महिलाओं और एमएसएमई को सहायता देने के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। फिर 2000 से 2012 का समय आता है, तो लाभ के उद्देश्य से संचालित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के प्रवेश के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस के कार्य क्षेत्र को बदल दिया गया। फिर 2012 के बाद नई नीतियां लागू हुई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन और विकास विभाग यानी FIDD की स्थापना की गई। तो ये कुछ माइक्रो फाइनेंस से संबंधित प्रमुख स्टैटिक जीके हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विनय मोहन क्वात्रा ये प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने गए। 2024 की बात हो रही है। तो भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ क्या हैं, अधिकारी हैं और इनको जो है अमेरिका में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया इन्होंने, इसीलिए यह चर्चा में थे। ठीक है, तो ये जो है 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। बस इतना ही जानना है। अमेरिका में भारतीय राजदूत बने और 1988 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ठीक, चलिए कबिलन साई अशोक। तो कबिलन साई अशोक क्यों चर्चा में थे 2024 में? तो भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी थे। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बन गए। तो सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने कौन? कबिलन साई अशोक। कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक 2024 में। और इस पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस इतना ही जानना है आप लोग को। प्रीति सूदन क्या बनी थी? यूपीएससी के अध्यक्ष बनी थी। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो मनोज सोनी, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जो है प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष बनी थी। और वर्तमान में ये प्रीति सूदन भी अध्यक्ष नहीं है। अब कौन है? अजय कुमार जी हैं, जिन्होंने 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण किया था। तो थोड़ा सा हम लोग प्रीति सूदन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की
1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें अब यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 2024 में, अगस्त में। ठीक है, बस इतना ही जानना है। अन्य महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो पॉल कागामे, ये रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार चौथे कार्यकाल के रूप में शपथ लिए हैं। तो रवांडा की लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा। पॉल कागामे वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं और लगातार चौथी बार हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। पैतोंग टार्न सिनवात्रा, ये थाईलैंड के सबसे युवा यानी 37 वर्षीय प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। तो पैतोंग टार्न सिनवात्रा जो है थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। नीता अंबानी क्यों चर्चा में रही थी 2024 में? तो इन्हें सर्वसम्मति से दोबारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया था। एम सुरेश की बात करें तो एम सुरेश भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। टीवी सोमनाथन की बात करें तो ये जो है नया कैबिनेट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। तो ये प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व थे। अब योजना परियोजना की बात कर लेते हैं। तो वात्सल्य योजना, तो इसकी शुरुआत, इसकी घोषणा जो है कब की गई थी? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अवसर पर योजना के रूप में की गई थी। वात्सल्य नामक ये योजना है। इसमें होगा क्या? तो जो अवयस्क हैं उनके लिए एक पेंशन योजना है, जिसमें माता पिता और अभिभावक अपने बच्चे के लिए एनपीएस खाता खोलने की अनुमति देते हैं कि बच्चों के नाम पर क्या हो, पेंशन अकाउंट खुल जाए। ठीक है, और कम उम्र से ही उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन की नींव रखा जा सके, ये प्रमुख लक्ष्य है। यह एक अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें माता पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे, यानी जो प्रीमियम है वो कौन जमा करेगा? वो माता पिता करेंगे। वयस्कता यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर एनपीएस वात्सल्य खाते सहज रूप से नियमित एनपीएस खातों में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, जिससे निरंतर बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलेगा। और इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के निवासी और अनिवासी भारतीय एनआरआई दोनों शामिल हैं। ये दोनों लोगों के लिए है और एक स्वैच्छिक पेंशन प्रणाली है। यह एक बाजार संबंध अंशदान योजना है जो भारतीय नागरिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए व्यवस्थित रूप से बचत करने तथा उससे कर लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। ठीक है, मॉडल कौशल ऋण योजना। तो मॉडल कौशल ऋण योजना की बात करें तो कौशल विकास पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से क्या किया गया है? एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू किया गया मतलब इसकी शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत 2015 में ही की गई थी। इसे संशोधन किया गया है, तो एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना है। इस योजना में अधिकतम ऋण सीमा 1.5 लाख से बढ़ा करके 7.5 लाख रुपए कर दी गई है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा किया गया था और संशोधित योजना का उद्देश्य क्या है? तो सालाना जो है 25,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। इसमें अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी और एनबीएफसी एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी सूक्ष्म वित्त संस्थान और छोटे वित्त बैंक पात्र ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में शामिल हैं। संशोधित योजना में अब पुरानी योजना के तहत केवल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क संरेखित पाठ्यक्रमों के बजाय अधिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच की अनुमति मिलेगी। साथ ही स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म पर शामिल किए गए गैर एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। तो संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। तो बॉन्ड क्या होता है? तो जब भी कोई सरकारें, केंद्रीय सरकारें ऋण
इकट्ठा करना चाहती हैं, यानी पब्लिक बोरोइंग करना चाहती हैं, तो अपना बॉन्ड जारी करती हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना। तो केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में स्वर्ण पर आयात शुल्क जो 15% से घटा करके 6% करने की घोषणा की थी। यानी जो दूसरे देशों से हम लोग स्वर्ण मंगाते हैं, गोल्ड मंगाते हैं, उस पर कितना आयात शुल्क कर दिया है, 15% से घटा करके 6%। इसके अलावा सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के भविष्य पर अपने निर्णय को अंतिम रूप देना चाहती है। एसजीबी स्कीम नवंबर 2015 में पेश की गई थी। इसका उद्देश्य भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करना और घरेलू बचत के एक भाग को जो सामान स्वर्ण खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है, वित्तीय बचत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना था। तो यह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना कब लाई गई थी 2015 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा, अब ये हरित है यानी ग्रीन है, नेशनल है और राजमार्ग गलियारा है। तो ये किसके सहयोग से, तो विश्व बैंक के सहयोग से। किसके लिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और आंध्रा के लिए। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसके द्वारा ये किया गया है, भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा। किन किन राज्यों के लिए, तो इसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, साथ ही साथ राजस्थान और चौथा है आंध्र प्रदेश। अब इससे होगा क्या, तो जलवायु अनुकूलता और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को ध्यान में रखकर निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करते हुए सुरक्षित तथा हरित राजमार्ग निष्पादन किया जाएगा। कौन कौन से पहलू शामिल होंगे, तो सीमेंट उपचारित सब बेस पुनर्प्राप्त डामर फुटपाथ का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, स्थानीय सीमांत सामग्री जैसे चूना, फ्लाई ऐश, अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना और ढलान संरक्षण के लिए जैव इंजीनियरिंग उपायों का उपयोग जैसे हाइड्रोसीडिंग, वनस्पति के साथ क्रीप बाल, बांस रोपण, हेज ब्रश परत आदि। ठीक है, और इस परियोजना के जो लक्ष्य है कब तक है, मई 2026 तक, और इसके 3 घटक हैं। हरित राजमार्ग गलियारे में सुधार और रखरखाव, संस्थागत क्षमता में वृद्धि और सड़क सुरक्षा। चलिए अगले टॉपिक की बात करें, तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना। तो अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, यानी जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए। तो NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, प्रशिक्षुओं के लिए 100 करोड़ रुपए के वजीफे की घोषणा भी की थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो जो अप्रेंटिस प्रक्रिया है उसको आसान बनाना है, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें, तो हमारे प्रमुख सुर्खियों में समिति और सम्मेलन की बात करें, तो भारत और जापान के मध्य 2+2 शिखर सम्मेलन हुआ। तो 2+2 शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है, तो जो विदेश मंत्रालय होते हैं और रक्षा मंत्रालय, इन दोनों के जो प्रमुख होते हैं, यानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो होते हैं, उनके मध्य जो है अन्य देशों के साथ जो है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के मध्य वार्ता होती है। तो अगस्त 2024 में जापान और भारत के मध्य 2+2 शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। किनके मध्य, विदेश और रक्षा मंत्रालयों के मध्य हुआ था। इसमें राजनाथ सिंह ने अपने जापानी समकक्षों कामिकावा योको और विदेश मंत्री किहारा मिनोरू रक्षा मंत्री से वार्तालाप की थी। भारत और जापान 2+2 बैठक की कुछ प्रमुख बातों की बात करें, तो स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात की गई थी।
दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। रक्षा और सुरक्षा पर सहयोग की बात की गई थी। वीर गार्जियन 2023, धर्म गार्जियन सैन्य और जीमेक्स नौसेना शून्य मैत्री और मालाबार ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ जो होता है युद्धाभ्यास, इन सब के प्रति जो है सुरक्षा मजबूत की जाए। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति कुछ वार्ता हुई, तो आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की निंदा की गई। साथ ही साथ 26/11 के मुंबई हमलों और अन्य घटनाओं के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया गया। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी पर भी कुछ चर्चा हुई, तो जापान के एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना यानी यूनिकॉर्न और संबंधित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर प्रकाश डाला गया था। महिला शांति और सुरक्षा पर वार्ता की गई थी। इसमें एजेंडे को 2000 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव यानी 1325 को अपनाने के साथ औपचारिक रूप दिया गया था। तो ये कुछ प्रमुख जो है वार्ता के बिंदु थे। भारत के साथ अन्य किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता होती है, तो भारत और अमेरिका के मध्य सबसे पुराना, सबसे प्रमुख 2+2 साझेदार है। भारत तथा अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता 2018 में हुई थी। रूस के साथ पहली 2+2 बैठक 2021 में हुई थी। साथ ही साथ अमेरिका और रूस के अतिरिक्त भारत ने रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, रणनीतिक सहयोग बढ़ाने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम के साथ 2+2 बैठकें की हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, ब्राज़ील के साथ और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी 2+2 वार्ता होती है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ें, तो प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। कौन? JP नड्डा जी। इन्होंने क्या किया, तो प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया। तो इस फोरम में भारतीय फार्माकोपिया ऑनलाइन पोर्टल और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली सॉफ्टवेयर नामक 2 महत्वपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य सेवा उपकरण लॉन्च किए गए। चलिए, सतत विकास पर इकोसॉक फोरम, तो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में राजस्थान के स्वदेशी जनजाति समुदायों ने वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान के रूप में अपनी पारंपरिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया। ठीक है, और इस वर्ष की जो संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास पर इकोसॉक फोरम का जो आयोजन हुआ, उसकी थीम क्या थी, तो वर्ष 2030 के एजेंडे को सुदृढ़ बनाना और विभिन्न संकटों में गरीबी उन्मूलन, सतत लचीले एवं नवीन समाधानों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो आप ये याद रखिए कि वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो इसी पर आधारित जो है ये थीम भी थी इस वर्ष की इकोसॉक की। तो वर्ष 2030 के एजेंडे को सुदृढ़ बनाना और भविष्य संकटों में गरीबी उन्मूलन, सतत लचीले एवं नवीन समाधानों का प्रभावी क्रियान्वयन इस वर्ष की थीम थी। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित इकोसॉक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद तथा सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु यह एक प्रमुख निकाय है। तो इकोसॉक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, और इसके 54 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा और 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। ठीक है, कब हुआ था ये? अगस्त में। अगस्त कब? 2024 में। तो यह जो है तीसरा संस्करण था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, इसमें एक केंद्रीय विषय रखा गया था
विषय क्या था? एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण है, यानी ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए रिपोर्ट और सूचकांक की बात करें तो NIRF रैंकिंग 2024, अभी 2025 आ गई है तो हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें जो प्रमुख संस्थान थे वो कौन कौन थे, हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। तो पहला जो था वो क्या था? हाँ, इसे कौन जारी करता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की घोषणा की। तो कौन जारी करता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करता है। इसमें कौन कौन से संस्थान टॉप पर हैं? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास जो है लगातार समग्र श्रेणी में 6ठे वर्ष और इंजीनियरिंग श्रेणी में 9वें वर्ष अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। ठीक है, तो समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष पर बना हुआ है और ये लगातार 6वां वर्ष है, और इंजीनियरिंग में 9वां वर्ष है जो अपना शीर्ष स्थान बनाए हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने लगातार 9वें और 4थे वर्ष क्रमशः विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों श्रेणियों में अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए है। IIT अहमदाबाद मैनेजमेंट क्षेत्र में ये पहला स्थान है। IIT एम्स नई दिल्ली लगातार 7 वर्षों से चिकित्सा श्रेणी में अग्रणी संस्थान बना हुआ है। जामिया हमदर्द की बात करें तो इस वर्ष जो है जामिया हमदर्द फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि IIT रुड़की वास्तुकला और योजना में अग्रणी रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो समग्र रैंकिंग में DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी पूर्व की 11वीं रैंकिंग में सुधार करते हुए 6वें स्थान पर रहा है। यह देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पुनः शामिल हुआ है। शीर्ष 3 संस्थान बनाते हुए सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और NIRF 2024 की नवीनतम श्रेणी में 2 नई श्रेणियाँ जारी की गई थी। तो NIRF रैंकिंग में 9वें संस्करण में 3 नई श्रेणियाँ जारी की गई थी, जैसे राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। तो इसमें क्या स्थिति किसकी रही? तो जो अन्ना विश्वविद्यालय है वो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अग्रणी रहा। साथ ही साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी में शीर्ष पर रहा, और सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये कौशल विश्वविद्यालय में शीर्ष पर रहा। तो ये बस याद रखिएगा। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ें तो ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची जारी की गई थी अगस्त 2024 में। तो फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। इसमें अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट 11वें वर्ष सूची में शीर्ष स्थान पर बना हुआ था। साथ ही साथ इसमें भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने अपना जो है 9 भारतीयों को शामिल किया गया था और इसने अपनी जगह बनाई थी शीर्ष 500 में। ठीक है, इंडिया में कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो यह जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में जारी किया गया था। भारत को स्थान कौन सा मिला था? 82वां मिला था, यानी 82 रैंक पर था, और जो 2023 में भारत का स्थान क्या था? 84वें स्थान पर था। और भारत का जो वीज़ा की स्थिति है 58 देशों की यात्रा कर सकता है। ठीक है, सिंगापुर जो देश है वो इसकी पासपोर्ट जो है दुनिया का शीर्ष और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया था हेनले पासपोर्ट सूचकांक के द्वारा। सिंगापुर के नागरिक दुनिया भर के 227 स्थानों में 195 पर वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। संयुक्त रूप से फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन पर दूसरे स्थान पर हैं। तो सिंगापुर पहले स्थान पर था
2024 में, और दूसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन थे। यहाँ पर 192 लक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो भारत की स्थिति 82वीं, पिछले वर्ष क्या थी, 84वीं। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 की बात हो रही है। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। अब इसमें 5 संस्थाएं जो हैं मिल करके इसे जारी की हैं। तो कौन कौन है, फाओ है, IFAD है, यूनिसेफ है, WFP है और WHO है। तो 5 संस्थाएं मिल करके क्या जारी की हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड नामक रिपोर्ट जारी की हैं। ठीक है, तो जो फाओ है उसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। ये आप लोगों को पता होगा। जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। वहीं बात करें जो WHO है, WHO की स्थापना 7 अगस्त 1948 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फिर हम बात करें WFP की, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है। IFAD, जिसे हम लोग इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 13 जून 1976 को हुई थी, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है। तो ये 5 संस्थाएं मिलकर के स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की थी। और इस वर्ष की रिपोर्ट भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने के लिए वित्त पोषण में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसमें जो प्रवृत्ति थी, क्या बताया गया था कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्थितियों का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। और इसमें बताया गया था कि जो है भूख के प्रति, खाद्य असुरक्षा के प्रति और कुपोषण के प्रति जो है हमें सजग रहने की ज़रूरत है और इसे वित्त पोषण करने की आवश्यकता है। चलिए अगस्त 2024 में जो ऑपरेशन और अभियान हुए, सैन्य अभियान हुए, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभ्यास कॉन्क्वेस्ट ये किसके मध्य हुआ, तो मंगोलिया की राजधानी में हुआ, उलान बटोर में, भारत और मंगोलिया के मध्य। ठीक है, कब हुआ था, 27 जुलाई 2024 को से लेकर के 9 अगस्त 2024 तक। ठीक, और यह बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के 21वें संस्करण में भाग लिया था। किसने, भारत ने। तो 21वां संस्करण था अभ्यास कॉन्क्वेस्ट का, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ था और भारत ने इसमें शिरकत किया था। बस इतना ही हमें याद रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यबल के रूप में हुई थी तथा 2006 में इसमें 2006 से यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास बन गया था। नेक्स्ट अभ्यास की बात करें तो अभ्यास तरंग शक्ति। तो यह जो है भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति के आयोजन किया गया। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 2 चरणों में संपन्न हुआ था, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, तमिलनाडु और राजस्थान में हुआ था, बस ये जानने की जरूरत है। और इसमें 51 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अभ्यास उदार शक्ति की बात करें तो मंगोलिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, और भारतीय वायुसेना की टुकड़ी जो है सुखोई MK-30 लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया था। ठीक है, हर घर तिरंगा हर घर खादी अभियान, तो ये कब से कब तक चला था, तो ये 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चला था। और अभी ये 2025 का आ गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका की संयुक्त सैन्य अभ्यास है अभ्यास मित्र शक्ति। और 2024 में जो
अभ्यास मित्र शक्ति हुआ वो 10वां संस्करण था। ठीक है, श्रीलंकाई सेना द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है। भारत तथा श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारी का प्रमुख हिस्सा है। और अभ्यास मित्र शक्ति ये आप याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य हुआ? भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के करीब पर्वत प्रहार नामक एक जटिल सैन्य अभ्यास हुआ। तो ये सिर्फ भारत का ही है सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार। कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। ठीक है, चीन सीमा के करीब। बस इतना ही याद रखना है। कॉल ऑफ द गिर, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो पुस्तकों का मिलान करने के लिए आ जाता है। तो कॉल ऑफ द गिर क्या है? एक पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है? ये राज्यसभा के सदस्य हैं परिमल नाथ वानी, इनके द्वारा ये लिखी गई है कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, और इसकी सराहना क्यों की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए यह खास तौर से चर्चा में आ जाता है। और यह जो है 2017 में नाथ वानी ने गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात लिखी थी, जिसे टाइम्स ग्रुप्स बुक्स ने प्रकाशित किया था। पिछली किताब के विपरीत कॉल ऑफ द गिर में पाठ कम और ज़्यादा चित्र हैं, तो चित्रों के माध्यम से ये बुक लिखी गई है। तो कॉल ऑफ द गिर किसके द्वारा? पेरीमल नाथवानी के द्वारा। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें तो चर्चित स्थल में देखें तो वेली ब्रिज की बात करें तो वेली ब्रिज किस लिए चर्चा में था? तो जो केरल में भूस्खलन हुआ था उसके मद्देनज़र मद्रास इंजीनियरिंग समूह द्वारा भूस्खलन के बाद वहाँ पर क्या किया गया था? वाहनों की आवाजाही और मशीनरी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वायनाड के चूरलमाला में 190 फुट लंबा वैली पुल बनाया गया था और इसीलिए चर्चा में है। तो ये पुल देख रहे हैं, वैली पुल। ठीक है, वैली ब्रिज आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों, भारी मशीनरी और एम्बुलेंस में परिवहन में सक्षम बनाता है। और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में और विभिन्न आपदा प्रयासों में किया गया था इसका सर्वप्रथम उपयोग। और 2021 में भी जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उस समय भी ये वैली ब्रिज का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें तो मिनामी तोरीशिमा द्वीप। तो मिनामी तोरीशिमा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो जापान के सुदूर द्वीप निमानी तोरीशिमा के निकट समुद्र तल पर खनिजों का एक महत्वपूर्ण भंडार खोजा गया है और यह जापान के सुदूर द्वीप में अवस्थित है। यहाँ पर क्या क्या खोजा गया है? तो कोबाल्ट और निकल युक्त मैग्नीज पिंड यहाँ पर पाए गए हैं और इसीलिए यह चर्चा में है। तो 6,10,000 मीट्रिक टन कोबाल्ट और 7,40,000 मीट्रिक टन जो है निकल मौजूद हैं, ये अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये द्वीप के बारे में देखिए कहाँ पर अवस्थित है। तो जब हम लोग जापान को देखते हैं तो जापान में होकीको, ये वाला होकीको पड़ता है, द्वीप है। ठीक है, फिर यहाँ पर होन्शु द्वीप पड़ता है, हाँ, फिर ये शिकोको पड़ता है और ये क्यूशु द्वीप पड़ता है। तो ये 4 मुख्य द्वीप हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं और कभी कभी उत्तर से दक्षिण मिलाने के लिए भी आ जाता है। तो मिनामी तोरीशिमा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? ये रहा मिनामी तोरीशिमा द्वीप। ठीक है, और ये जापान के पैसिफिक ओशन में जापान सी के पूरब में अवस्थित है।
और इसीलिए चर्चा में है। किस लिए चर्चा में है? तो यहाँ पर क्या खोजा गया था? मिनरल्स खोजे गए, ठीक है, कोबाल्ट और निकिल, इसीलिए यह चर्चा में है। तो मिनामी तोशिमारा द्वीप के बारे में बात करें तो 1543 में खोजा गया था, ठीक है, और यह 1125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रशांत महासागर में एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से प्रवाल द्वीप है। जापान के पूर्वी छोर पर स्थित यह द्वीप जापान के सूर्योदय देखने वाला पहला द्वीप है, ये भी आप याद रखिएगा। सेंट मार्टिन द्वीप, सेंट मार्टिन द्वीप क्यों चर्चा में है? तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद क्या हुआ है, सेंट मार्टिन द्वीप जो है किसी और देश को लीज पर दिया जा रहा है, यानी पट्टे पर दिया जा रहा है। अब ये देख लीजिए अवस्थिति क्या है। तो ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, और इसके बगल में म्यांमार है। इसके दक्षिण में ही सेंट मार्टिन आइसलैंड ये दिख रहा है, तो ये सेंट मार्टिन आइसलैंड है। तो सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है। यह बांग्लादेश के काकस बाजार टेकनाक प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से 9 किलोमीटर दूर अवस्थित है। 7.3 किलोमीटर लंबा यह द्वीप समुद्र तल से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है और यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल भी है। और इसी को अभी दूसरे देश को देने की बात हो रही है, इसीलिए चर्चा में था। चलिए, अगस्त 2024 में जो दिवस पड़े, ठीक है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस। अच्छा, ये देखिए, जो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है वो अगस्त माह का प्रथम सप्ताह मनाया जाता है। अब ये 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस, ठीक है, 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 अगस्त को अंगदान दिवस, 14 अगस्त को संस्कृत दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, और यह भी हाल ही में घोषित किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 27 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अगस्त 2024 में जो पुरस्कार दिए गए वो कौन कौन से पुरस्कार थे उसके बारे में एक संक्षिप्त रूप में हम लोग देख लेते हैं। तो राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 का किसे दिया गया था? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या दिया गया था? राजभाषा गौरव सम्मान दिया गया था। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके लिए। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा इस कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी और इसकी अध्यक्षता टॉलिक के अध्यक्ष आरजेएनएल के सीएमडी अतुल भट्ट ने की थी। और ये देखिए 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया था। तो HPCL विशाखा रिफाइनरी जो है प्रथम पुरस्कार पाया था श्रेणी 1 में। वहीं श्रेणी 2 में गेल जो है प्रथम पुरस्कार पाया था और श्रेणी 3 में MSTC ने प्रथम पुरस्कार पाया था। वहीं श्रेणी 1 में द्वितीय पुरस्कार NTPC सिमहाद्री द्वितीय पुरस्कार पाया था। श्रेणी 2 में द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो HPCL विशाखा क्षेत्रीय कार्यालय ने प्राप्त किया था। वहीं
HPCL LPG दूसरे स्थान पर था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई थी। कब? अगस्त 2024 में। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम, जो मलयालम फिल्म है, आनंद एकर्षि द्वारा निर्देशित किया गया था, इसे दिया गया था। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आयना, जो मिरर को दिया गया था। ठीक है, संपूर्ण मनोरंजन में किसे दिया गया था? कांतारा को। बेस्ट एक्टर लीड रोल ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल नित्या मेनन तिरुचित्राम्बलम के लिए। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। ओलंपिक आर्डर सम्मान, तो ओलंपिक आर्डर सम्मान से किसे नवाजा गया है? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? जो गोल्ड जीत करके लाते हैं देशों के लिए, उनके लिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा के ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया। तो ओलंपिक आर्डर सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? तो 1975 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 के मुख्य जो फोकस पॉइंट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो पेरिस में आयोजित हुआ, फ्रांस के पेरिस में 2024 में। कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, दुनिया भर के 10,500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसमें 32 देश शामिल थे। ठीक है, अब देखिए, जो पेरिस ओलंपिक में 5 जो है गोले होते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक है, तो गोलों में क्या था? तो स्वर्ण पदक, लौ और मैरियन, ये 3 प्रमुख गोले थे। ठीक है, 5 नहीं 3 थे। पहली बार है जब ओलंपिक खेलों में पैरालंपिक खेलों और जो मुख्य ओलंपिक खेल है उन दोनों के लिए एक ही जो है क्या किया गया था? प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। और पेरिस ओलंपिक 2024 में शुभांकर का नाम क्या था? तो ओलंपिक फ्रीज था, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैंप पर आधारित है। इस शुभांकर के माध्यम से एक क्रांति का नेतृत्व करके एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। फ्रीज को नीले, सफ़ेद और लाल फ्रांस के प्रसिद्ध तिरंगे झंडे के रंगों में सजाया गया था। तो कौन कौन से रंग थे? नीला, सफ़ेद और लाल। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य था एलोन वी गो फास्टर, यानी अकेले हम तेज जा सकते हैं, बट टुगेदर वी गो फर्दर, लेकिन क्या है? साथ मिलकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आदर्श वाक्य था। तो आदर्श वाक्य आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से एथलीट 29, निशानेबाज 21 और हॉकी के 19 ये खिलाड़ी थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन से हैं और अचंता शरत कमल किसके प्लेयर हैं? टेनिस के प्लेयर हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल जो है ये दोनों ध्वजवाहक थे। समापन के दौरान ध्वजवाहक कौन थे? तो PR श्रीजेत जो हॉकी के गोलकीपर हैं और मनु भाकर जो शूटिंग में भी अच्छा प्रदर्शन की और कांस्य पदक जीत करके आई थी। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेताओं की एक सूची देख लें। तो नीरज चोपड़ा रजत जीते थे। ठीक है, और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण जीता था। मनु भाकर कांस्य जीती थी 10 मीटर में। वहीं मनु भाकर और सरबजीत सिंह जो है ये भी दोनों संयुक्त रूप से जो है कांस्य ही जीते थे 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में।
स्वप्निल कुसाले की बात करें तो इन्होंने भी कांस्य जीता था पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य जीता था पुरुष हॉकी टीम ने, और अमन सहरावत ने भी कांस्य जीता था, यानी कुश्ती में जीता था अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम में। तो कुल मिलाकर के कितने पदक जीते थे भारतीय जो एथलीट गए थे, कुल 6 पदक जीते थे। 1 रजत जो नीरज चोपड़ा जी का था, बाकी कांस्य पदक। ठीक है, तो मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर के साथ सरबजीत दूसरा, और स्वप्निल कुसाले भारतीय हॉकी टीम, और अमन सहरावत, ये 6 याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में विश्व स्तर पर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका 125 पदकों के साथ पहले स्थान पर था। चीन जो है 91 स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था 51 पदक के साथ। वहीं जापान 45 पदक के साथ तीसरे स्थान पर था। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है चौथे स्थान पर था 52 पदक के साथ, और भारत का जो स्थान था 71वां था। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें तो टेनिस का गोल्डन स्लैम, तो इस किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, 2024 में जीता था, और इन्होंने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था पुरुष टेनिस में। ठीक है, किसे हराया था? कार्लोस अल्कराज को। चलिए, तो 2024 में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं उन्होंने जीता। 2012 में सरेना विलियम जो संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं उन्होंने जीता। 2010 में राफेल नडाल जो स्पेन के हैं उन्होंने जीता। 1999 में आंद्रे अगासी ने जीता था, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, और 1988 में स्टेफी ग्राफ जो जर्मनी की हैं। और ये जो हैं गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले ये प्रमुख खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें तो लद्दाख का रॉक वार्निश। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ था, अगस्त 2024 में मैग्नेटोटैक्टिस बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष लद्दाख में रॉक वार्निश परतों में देखे गए थे। तो ये बैक्टीरिया है मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया। इसके द्वारा क्या किया गया? चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष लद्दाख में रॉक वार्निश के परतों में देखा गया था, और इसलिए यह चर्चा में था। चलिए टाइफून गेमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइफून गेमी क्या है? तो यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, तो यह कहाँ आया था? पूर्वी चीन, ताइवान और फिलीपींस में टाइफून गेमी की वजह से भारी तबाही हुई थी और वहाँ पर यह आया था। अब देखिए, जो चक्रवात होते हैं वो निम्न दबाव के केंद्र होते हैं, और इसकी उत्पत्ति के लिए कुछ विशेष शर्तें आवश्यक होती हैं, जैसे तापमान का 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाना, ठीक है, समुद्री सतह में, जल क्षेत्र में, साथ ही साथ कोरियालिस बल की उपस्थिति, ठीक, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के द्वारा जो है चक्रवात अपनी गति को प्राप्त करता है। ठीक है, और जो ITCZ की अनुपस्थिति, ये मुख्य रूप से 3 कारण हैं। और जो चक्रवात होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के मध्य आते हैं। ठीक है, तो जो इनकी दिशा होती है वो भी हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इक्वेटर है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज ये आता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। तो चक्रवात एक प्रकार का कम दबाव क्षेत्र वाला होता है, और आसपास की जो हवाएं होती हैं वो तेज़ी से क्या होती हैं? आकर्षित होती। तो ये सब
सारी चीज़ें देख लिया हम लोगों ने। और अभी जो टाइफून गेमी है, इसका नामकरण जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया था और जिसका अर्थ होता है चींटी। और कहाँ पर आया था? पूर्वी चीन, ताइवान और फिलीपींस में। ठीक है। टाइफून गेमी जिसने ताइवान में लैंडफॉल किया था और विगत 8 वर्षों में यहाँ आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान था, जिसने द्वीप के दूसरे सबसे बड़े शहर ताइचुंगी में भीषण बाढ़ आ गई थी। अब देखिए, जब भी कोई जो चक्रवात होता है, जब उसकी लैंडफॉल की अवस्थिति होती है, यानी जैसे ये तट हो गया, ठीक है, सीमा रेखा हो गया, जब ये जो चक्रवात है ये गमन करते हुए जब ये तट से टकराता है और वहाँ पर जो है तबाही करता है, तभी हम उसे आपदा की स्थिति में मानते हैं। तो ये जो है शक्तिशाली तूफान था और भीषण बाढ़ का कारण बना। फिलीपींस में इसने मौसमी वर्षा की वृद्धि की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बाढ़ और भूस्खलन शुरू हो गया था। झेजियांग प्रांत में भीषण बाढ़ आ गई थी और चीन के वेनझोउ शहर में तूफानी वर्षा हुई थी। टाइफून होता क्या है? तो एक प्रकार का तूफान है जिसकी उत्पत्ति के स्थान के आधार पर इसे हरिकेन, टाइफून, चक्रवात, ये सब आदि नामों से जानते हैं। तो टाइफून हम कहाँ नाम देते हैं? तो चीन सागर और प्रशांत महासागर में इसे टाइफून नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पर टाइफून नाम से जानते हैं चक्रवात को ही। साथ ही साथ हरिकेन जो है वेस्ट इंडियन आइलैंड, कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी अटलांटिक है और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है, वहाँ पर हरिकेन नाम से इसे जाना जाता है, चक्रवात को ही। ठीक है। टॉर्नेडो कहाँ पर जाना जाता है? तो पश्चिमी अफ्रीका का गिनी क्षेत्र और दक्षिणी यूएसए जो है ये टॉर्नेडो के नाम से जाने जाते हैं। विली कहाँ पर जाना जाता है? विली के नाम से, तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विलीज के नाम पर जाना जाता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कहाँ पर जाना जाता है? तो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में जो है क्या जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों जुलाई और अगस्त सम्मिलित रूप से 2024 का जो घटनाक्रम है। तो हम इसी प्रकार से ये सीरीज जारी रखेंगे। और देखिए, अभी डिले हो जाता है कभी कभार और स्वास्थ्य कारणों के कारण जो है हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी को गति देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।